नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका स्टूडेंट डीएनए यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी सार संग्रह। यह पुस्तक महेश कुमार बर्नवाल द्वारा लिखा गया है, जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं, और इस पुस्तक से माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे फैक्ट और ऐसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को न छोड़ा जाए जो एग्ज़ाम में रेलेवेंट और उपयोगी होते हैं। साथ ही हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि टॉपिक वाइज इसे अध्ययन किया जाए। तो इस पुस्तक को स्टार्ट करने से पहले हम इसके दो बातों को बिंदुवत करना चाहूँगा। नंबर 1 कि इसमें जो भी हम पढ़ाएंगे उसे टॉपिक वाइज देंगे। हम टॉपिक वाइज पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और दूसरा पॉइंट कि हर सब्जेक्ट पर एक प्लेलिस्ट आपको बना के दे, ताकि बीच में किसी प्रकार का कोई झंझट ना रहे, किसी भी अन्य गंदे मटेरियल को पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। यदि आप 2021-22 या 23 तक की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह पुस्तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, और मैं चाहूँगा कि आप इसे परचेज कर लें। और यदि आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा इसे डाउनलोड करने का। टॉपिक वाइज आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था खंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी तरह से हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग वीडियो मैं लाऊंगा, और हर टॉपिक का एक वीडियो रहेगा आपको। चाहे टॉपिक कितना ही बहुत ज़्यादा जब बड़ा टॉपिक हो जाएगा तो उसे 2 वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज इसे 1 वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं एमके गौतम। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का। और यह इंडियन पॉलिटी मैं एक एक पॉइंट को टॉपिक वाइज अध्ययन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, इसमें 1773 से लेकर के भारत की आज़ादी मिलने तक जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, 1773 से 1950 तक के संवैधानिक विकास को हम इसमें देखेंगे। और क्या ऐसा कारण है कि भारत के संविधान निर्माण करते समय हमें क्या ऐसा देखा गया कि हमें संविधान निर्माण में बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिला। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि इसी विषय के ऊपर कल मैं एक और नया वीडियो आपके सामने डालूंगा। इसे देखना नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये बातें ध्यान रखिएगा कि रेगुलरली देखिएगा। बार बार मैं वीडियो में इस तरह की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि आज स्टार्टिंग फेज है, तो इस वजह से मैं चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? क्वेश्चन पूछा गया है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर है कलकत्ता में। यदि आपसे पूछ दे एग्ज़ाम में कब, तो 1774 में। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार कब दिया गया या किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? यह होगा चार्टर एक्ट 1800
1933। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? यह होगा भारत परिषद अधिनियम 1992। एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिया गया है। कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आपको नहीं दिया गया है इसमें कि आपको छांटने की आवश्यकता हो। तो इसे जो भी पॉइंट हो समझ कर ही पढ़िएगा, इस वीडियो को देखिएगा कि इससे एग्जाम में बहुत ही पूछने की प्रबल संभावना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक किया गया? 22 असेंबली किया गया द्विसदनात्मक का मतलब कि जैसे भारत का संसद है तो भारत के संसद के 2 सदन होंगे, एक होगा लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा। लोकसभा जिसे हम चुनते हैं अपने सांसद को और वह लोकसभा में जाते हैं, जबकि भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं वह बैठते हैं राज्यसभा में। इन दोनों के संयुक्त मिश्रण और राष्ट्रपति, यह तीनों मिलने को हम संसद कहा जाता है। आपसे कोई पूछ दे कि संसद के आज के डेट में कितने अंग हैं तो आप बता सकते हैं 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो द्विसदनात्मक किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। इसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ दे कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है तो भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? यदि साफ शब्दों में कहें तो किस अधिनियम के बेस पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति आज के डेट में भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? वह है भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ना, यह भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा अगर हिस्सा किसी का आज के समय में माना जाए तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935 का। आज के डेट में भारत का संविधान में 80 से 85% इसी भारत शासन अधिनियम की चर्चा है, और बाकी शेष 15% या 20% जो भी कहिए वह अन्य देशों के संविधान से उठाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास में कौन सा अधिनियम कब पारित किया गया, और इसकी जो भी इसमें दिया गया है सारा इम्पोर्टेंट ही दिया गया है। कोई ऐसा अधिनियम नहीं दिया गया है जिससे एग्ज़ाम में पूछने की संभावना न हो या कम हो। इसमें जो भी दिया गया है सब इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो चलिए, इसमें हम 2 भाग में देखेंगे भारतीय संविधान के विकास को। पहला हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। यहाँ क्राउन का मतलब होता है कि राजा या ब्रिटेन की महारानी के अंतर्गत। इसको शासनकाल को अगर 2 भागों में बांटे तो हमारे पास होगा, साफ शब्दों में कहें तो 1773 से लेकर 1857 तक का काल को कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल, और 1858 से 1947 या 1950 तक आप मान सकते हैं, क्योंकि 1950 तक 26 जनवरी तक जब तक हमारा देश का संविधान लागू न हो जाए तब तक यह चला था। तो 1950 तक। तो इसमें हम देखते हैं पहला खंड हमारा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन। इसमें हमारा पहला अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट।
यह पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, यह पारित किया गया था 1784 में। अगला है चार्टर एक्ट 1893। उसके बाद है चार्टर एक्ट 1833। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद 1833। उसके बाद नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1853। और इसी 1853 के चार्टर एक्ट के बाद भारत में महान स्वतंत्रता क्रांति होती है 1857 की, जो भारतीयों को एकता से नहीं लड़ने के कारण यह भारत को पराजय का मुख देखना पड़ता है। और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जाता है और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हमारे देश का शासन चला जाता है, जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भारत के बर्बादी के कगार पर ले जाती है। नेक्स्ट है, अगला हम देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858 आया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1961, जिसे मैकाले के शिक्षा नीति को भी लाया गया था। इसी नियम में मैकाले की जो शिक्षा नीति आई थी, आज तक हमारा देश का शिक्षा व्यवस्था यही है। आज के समय में शिक्षा नीति जो आई है उसे भी लागू नहीं किया गया है। भारतीय शिक्षा नीति 2019 उसे अभी लागू नहीं किया गया है। कोविड काल के कारण अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो उम्मीद है कि अगले साल तक यह लागू हो जाएगा। इसमें हमारा पहला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1958। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1961। यह दो अधिनियम ऐसे अधिनियम हैं जो भारत को कुछ हद तक यह एहसास दिला दिया कि भारत अब और ज़्यादा खराब स्थिति में गुजरने जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1892। उसके बाद अगला है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्लो मिंटो के सुधार के नाम से जाना जाता है। और अगला है भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 और अंतिम दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो मुख्य रूप से 5, 6 से 7 के आसपास ये जो मेन इम्पोर्टेंट अधिनियम है यह पढ़ा गया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वन लाइनर समरी के रूप में इसे समराइज किया गया है बुक को, इसी कारण से इसे में कम दिया गया है। लेकिन जो भी दिया गया है कमाल के दिया गया है, इससे ज़्यादा बहुत ही कम ऐसे पॉइंट मिलते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसका अगला पार्ट देखना न भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।